हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डे 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग का क्या काम था और डीप लर्निंग क्यों आया, उसका क्या काम है। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने डे 1, 2 और 3 में जो चीज़ें की थी। डे 1 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो वर्ड से मिलके बना है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, और इंटेलिजेंस के लिए हमने 7 लेयर पाइपलाइन पढ़ा था, जिसमें हम पहले कोई भी टास्क जब आता है हमारे पास तो हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन से हम लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उस टास्क को हम कैसे करेंगे उसके लिए हम रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग करने के बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं कि हम ये हमारा अप्रोच होगा, उस अप्रोच के साथ हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद वो टास्क कंप्लीट होता है। टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं। डे 2 पे हमने देखा था कि एआई कैसे काम करता है। ह्यूमन पहले किसी भी टास्क को करने के लिए कोड लिखता है और फिर उसको हम इनपुट देते हैं, फिर हमको आउटपुट देता है। फिर हमने देखा था कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। मशीन लर्निंग के लिए हमने देखा था कि हम रॉ डाटा देते हैं मशीन को, मशीन उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो ये डिफरेंस हमने एआई और मशीन लर्निंग में देखा था सेकंड पार्ट में, जिसमें हम एआई के लिए हम कोड खुद लिखते थे, लेकिन मशीन लर्निंग में क्या करते थे, मशीन को हम रॉ डाटा दे देते और उसके साथ उसको डाटा के साथ कंपाइल करके वो हमें आउटपुट दे देता था। उसके बाद हमने फिर डे 3 में न्यूरल नेटवर्क के बारे में जाना। न्यूरल नेटवर्क पहले हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में जाना कि हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरल्स अवेलेबल है, जो कि डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। कोई भी न्यूरल अकेला पूरा का पूरा डाटा सेव नहीं करता। तो ये काम कैसे करते हैं, एक न्यूरल दूसरे न्यूरल को कनेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, और ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरल है जो इन चीज़ों को प्रोसेस करके हमारे सामने क्या चीज़ अवेलेबल है। सपोज़ कोई पेन है, कोई एप्पल है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, हमें कोई भी पिक्चर हमको क्लियर तब होती है जब हमारे न्यूरल हमको वो सिग्नल देते हैं। तो जब ह्यूमन न्यूरल को जब साइंटिस्ट ने देखा और इंजीनियर्स ने देखा कि ये इस तरीके से काम करता है, तो फिर वहाँ से हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाने का कॉन्सेप्ट आया। आर्टिफिशियल न्यूरॉन जब बनने का कॉन्सेप्ट आया तो हमने उसको न्यूरल नेटवर्क का नाम दिया। फिर अब हम आज डीप लर्निंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैंगो को देखता है और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करता है कि येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, ओवल शेप है, स्टेम ऑन टॉप है और स्वीट स्मेल है। ये ह्यूमन ने पहचान लिया। बट क्या मशीन भी ऐसे ही पहचानता है? क्या मशीन को पता चलता है कि ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है? मशीन तो जैसे हमने फर्स्ट डे में देखा था कि मशीन हमेशा 0-1 की भाषा समझता है, सिग्नल्स की भाषा समझता है, या फिर कोई ना कोई डिजिट समझता है। तो एज इट इज़ मशीन जब इस एप्पल को देखेगा तो वो कुछ इस तरीके से प्रिटेंड करेगा कि एप्पल जो है हमारा ये है। तो क्या मशीन ने इस कोड से इसको येलो कलर समझ लिया? क्या इस कोड से इसने ग्रीन कलर समझ लिया? ये हम आगे देखते हैं ये मशीन कैसे करता है। तो हम पहले मशीन लर्निंग के ओल्ड अप्रोच को समझते हैं, फिर उसके बाद हम डीप लर्निंग को समझने की कोशिश करेंगे। अब मशीन लर्निंग क्या करता था, जब हम मशीन लर्निंग को रॉ डाटा देते थे, सपोज 1000 ऑफ इमेज हम दे देते थे मैंगो का या डॉग का, तो वो क्या करता, हमने उसको दिया, फिर उसके डाटा लेवल करते थे कि ये जो है ये
मतलब सपोज हमने डॉग की इमेजेस दे दी, 1000 ऑफ इमेज, हमने उसको बताया ये डॉग इस तरीके का है, इसके ये फीचर्स हैं। तो ये हमने पहले उसको डाटा को लेबल किया, उसको डाटा प्रोवाइड किया कि ये जो इमेज है इसमें ये चीज़ें तुम्हें देखनी है, मशीन को पहचाननी है। वो मशीन जब उन चीज़ों को देखता था, उन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करता था, उसके बाद वो उसका जो मॉडल होता था वो ट्रेंड होता था। ट्रेंड होने के बाद फिर वो प्रेडिक्शन स्टार्ट करता था। हम कोई नया आइटम इनपुट देते थे तो वो बोलता था कि हाँ ये वाली चीज़ इसका रिज़ल्ट ये है। तो इसमें ह्यूमन ने अगर मशीन को गलत ट्रेन कर दिया, गलत फीचर बता दिया, तो अगर गलत फीचर बताया तो मॉडल भी हमारा बायस्ड हो जाएगा। हम मॉडल जो है हमारा इनपुट सही नहीं, आउटपुट सही नहीं देगा। तो यह इस केस में मॉडल बायस्ड हो जाता था। ये प्रॉब्लम फेस होने लग गई। तो फिर हमारा डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करते हैं कि पुराने ओल्ड जो हमारा मशीन लर्निंग था और जो हमारा डीप लर्निंग है, इसके बाद जो हमारा डीप लर्निंग आया था, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे मशीन लर्निंग में क्या होता था, इंजीनियर जो भी डाटा होता था हमारे पास, उसको लेबल करने के लिए इंजीनियर अपना इनपुट देता था, मैनुअली इनपुट फीचर्स को बताता था। डाटा दिया, मैनुअली सारे फीचर्स बताए, उस डाटा के ऊपर, उन फीचर्स के ऊपर मशीन ने क्या किया, अपने रूल्स बनाए, वो मशीन ट्रेंड हुई। उसके बाद में समटाइम्स वो रॉन्ग फीचर्स भी हो सकते थे। अगर इंजीनियर ने सारी चीज़ें सही से नहीं बताई मशीन को, तो वो रॉन्ग फीचर्स हो जाएंगे, और वहाँ पे वो रॉन्ग जो हमारा मॉडल है वो सही से हमको आउटपुट नहीं देगा, मॉडल गलत ट्रेंड हो गया। यहाँ इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग सारा डाटा ले लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम फीचर मत बताओ, फीचर मैं खुद देख लूँगा, तुम सिर्फ मुझे डाटा दे दो। तो हमने रॉ डाटा दिया सारा, उसके बाद मशीन ने खुद सारे फीचर लिखे। मशीन ने सारी चीज़ों को खुद डिटेक्ट किया, खुद फीचर सारे लिख लिए। फीचर लिखने के बाद उसके वेटेज भी खुद ही लिखे। जैसे हम वेटेज यहाँ पे मशीन खुद लिखता था, हम सिर्फ फीचर बता देते थे। यहाँ पे क्या है कि ये फीचर भी खुद ही लिख रहा है, वेटेज भी खुद ही दे रहा है उसको, और ह्यूमन सिलेक्शन से जो बायसनेस होती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसके बाद अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर कोई भी ह्यूमन है, उसको कोई भी ह्यूमन है, उसको अगर सपोज़ मैं हूँ, मेरे को 20th फ्लोर पे जाना है, तो मैं क्या एक ही बार में जंप करके 20th फ्लोर पे चला जाऊँगा? ऐसा नहीं होगा। मेरे को फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते मैं 20th फ्लोर पे जाऊँगा। इसी तरीके से जो हमारा डीप लर्निंग है वो कैसे काम करता है, वो क्या करता है, जैसे मेरा ये फेस है, तो पहले वो पहचानेगा कि यहाँ पे लाइन है, ये कर्व है, उसके बाद ये कर्व है, और जब ये सारे कर्व, इन सब सारी चीज़ों को वो कर्व को पहचान लेगा, फिर वो उन लाइनों को जोड़ना स्टार्ट करेगा। तो अगर ये कर्व है तो ये आई का शेप बन रहा है, अगर यहाँ पे कोई आर्क है तो ये नोज़ का बन रहा है। इसी तरीके से ये है, यहाँ पे कुछ राउंड बन रहा है तो हो सकता है ये माउथ बने। तो या उसके बाद ये बालों को डिटेक्ट करेगा, 1 बाय 1 चीज़ों को डिटेक्ट करता है। उसके बाद एक आउटपुट देता है वो। यहाँ पे समझते हैं, पहले रॉ पिक्सल्स को गेट करेगा, उसके बाद लाइन, एजेस को, कॉर्नर्स को डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा। जब कॉर्नर्स वगैरह को डिटेक्ट कर देगा, फिर वो जो एजेस बनाए, जो लाइंस बने, उनसे वो एक शेप बनाना स्टार्ट करेगा कि ये शेप रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कुलर है। इस तरीके से शेप बनाएगा। शेप बनाने के बाद वो बोलेगा कि ये कर्व है, और ये जैसे हम ओवल शेप है, इस तरीके। फिर जब ये सारे शेप्स वगैरह रेडी कर लेगा, उन कंबाइन कर लेगा सारी चीज़ों को, तो फिर वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करेगा कि ये आइज़ है, ये नोज़ है, ये टेल है, और या फिर ये जैसे एप्पल में स्ट्रीम था तो ये स्ट्रीम है। फिर कहीं जाके वो अब उस मॉडल में मल्टीपल आइट्रेशन के बाद वो ट्रेन करके बोलेगा कि हाँ, ये चीज़ एप्पल है, ये मैंगो है, या फिर ये डॉग है, या कैट है।
ये मल्टीपल आइट्रेशन के बाद मशीन खुद लर्न कर रहे हैं यहाँ पे डीप लर्निंग में। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि सिंपली पहले फीचर को देखते हैं, मशीन पहले फीचर देखता है जैसे एजेस, कॉर्नर्स, लाइंस, उसके बाद उन कॉर्नर्स को वो एक शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फिर वो समझता है कि जो शेप कन्वर्ट हुए हैं ये फिर आई है, आई हो सकता है, नोज़ है या टेल है। फिर उसके बाद कहीं कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है, आउटपुट देना स्टार्ट करता है कि ये डॉग है, ये कैट है, ये मैंगो है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमने वही एक एग्जांपल लिया हुआ है कि लेयर 1 में ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है, लेयर 2 में ये जो लाइंस डायग्राम्स है इन सब को डिटेक्ट करके एक शेप बनाता है। शेप बनाने के बाद वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ये इमर्ज पार्ट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। फिर आफ्टर दिस वो कन्वर्ट करता है उन शेप्स की बेसिस पे, वो पार्ट्स के बेसिस पे कि ये डॉग हो सकता है, कैट है, कुछ और है। अब हम एक ट्रेडिशनल मशीन, जो हमने पहले देखा था कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग क्या थी और डीप मशीन लर्निंग, उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में पहले हम रॉ डाटा मतलब इमेजेस देते थे। इमेजेस देने का जो इंजीनियर था वो फीचर्स को खुद लिखता था। उसके बाद ये फीचर्स सारी मैनुअल एंट्री होती थी। फिर उसका मशीन क्या करता था, उन फीचर्स को लेकर वेटेज डिफाइन करता था। वेटेज डिफाइन करने के बाद वो प्रेडिक्ट करता था। बट जब हमारा डीप लर्निंग आया, डीप लर्निंग ने क्या बोला कि आप रॉ इमेज जो भी है, अपना रॉ पिक्सल्स है, मतलब रॉ इमेजेस जो भी हैं वो हमें दे दो। वो खुद सारे के सारे जो इसका डीप न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करता था, उस इमेज को प्रोसेस करता है अपने आप में। प्रोसेस करने के बाद उसके फीचर्स को खुद लिखता है। सारे फीचर्स खुद वो ऑटोमेटिकली लर्न करता है। उन फीचर्स को लर्न करने के बाद उसका वेट कैलकुलेट करता है और खुद ब खुद उसके बाद वो प्रेडिक्शन स्टार्ट करता है। इससे क्या हुआ कि हमारे जो आउटपुट आने लगा, आउटपुट कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के कंपेयर में डीप मशीन लर्निंग में अच्छे आउटपुट आने लग गए। मशीन खुद ब खुद अच्छा परफॉर्म करने लग गया। जहाँ ह्यूमन बायसनेस थी वो यहाँ पे ख़त्म होने लग गई थी। फिर एक इसका हम एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे हम आईफोन है, आईफोन में हम फेस आईडी डिटेक्ट करते हैं। फेस आईडी जब डिटेक्ट करते हैं तो हमारा जो कैमरा हमारे फेस के आगे सामने होता है, वो ये नहीं बता, कोई इंजीनियर नहीं बैठा हुआ उसको बताने के लिए कि इसका आई है, यहाँ पे ये नोज़ है, ये रेटिना है, ये चीज़ें। कैमरा क्या करता है, कैमरा जब हमारे फेस के सामने होता है तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आईफोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में हमको बोलता है कि फेस को रोटेट करो लेफ़्ट राइट, सो दैट वो सारे के सारे हमारे पिक्सल्स को खुद ब खुद एनालाइज करे। एनालाइज करने के बाद वो उन सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम अपना फेस आईडी से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे उस पिक्सल्स को जो एग्जिस्टिंग पिक्सल्स है उसके साथ वो मैच करने की कोशिश करता है और मैच होने के बाद हमको एक्सेस मिल जाता है। अब जैसे सपोज चैट जीपीटी का एग्जांपल है। क्या हमने कोई चैट जीपीटी के पीछे इंजीनियर बैठा है जो चीज़ हम उससे पूछते हैं चैट जीपीटी से, वो इन केस ऑफ हिंदी हो, इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेज, तो कोई इंजीनियर तो बैठा नहीं है वहाँ पे जो उस चीज़ को कंपाइल करे फिर हमको आंसर दे। मशीन ने सीखा उसको कि हमने जो भी उससे बोला, मशीन ने उसको कंपाइल किया, उसके बाद वो आइट्रेशन किया वहाँ पे और फिर हमको आंसर निकाल के दिया। एज इट इज अगर नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देखें तो कोई इंजीनियर बैठा नहीं है कि हमको मूवी सजेस्ट कर रहा है कोई बैठ के, नहीं। हम जो भी मेरा पुराना ट्रैक है, हिस्ट्री है, मैंने क्या देखा है, उसके बेसिस पे मेरे को रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो मेरे वॉचिंग हिस्ट्री के बेसिस पे नेटफ्लिक्स ने ये समझ लिया है कि मेरा मूड ऐसा रहता है, मैं इस टाइप का डाटा प्रेफर करता हूँ देखना, ये इस टाइप का कंटेंट प्रेफर करता हूँ।
अब हम ये देखते हैं कि अभी तक डे 1 से लेकर डे 4 तक अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है और आगे हमारे क्या पाथ रहेगा। अभी जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा था डे 1 पे, ये 1950 में इस 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस चीज़ को हमने कवर किया। उसके बाद 1950 के बाद 1980 में पूरे 30 ईयर लग गए मशीन लर्निंग को डेवलप होने में। मशीन लर्निंग डेवलप हुआ, फिर मशीन लर्निंग में जो चैलेंजेस आए उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क आया। इसको हमने डे 3 और डे 4 में कवर किया। अब हम डे 5 से डे 6 में जितने भी हमारे डाटा होते हैं, क्वेरी होता है, क्वालिटी होता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ के फिर हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद जो हमारा डे 7 के बाद जो भी हमारे करंट सिनेरियो है, जैसे चैट जीपीटी है, हमारे क्लॉड है, जेमिनी है, इन सब मॉडल्स कैसे बनी, कैसे इन सब चीज़ों के साथ काम हुआ, फिर उनके तरफ हम मूव करेंगे। अब एक हम चैलेंज, एक क्वेश्चन है और वी कैन से दैट चैलेंज कि अगर सपोज़ एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो और उसको हम मैंगो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको हमें सिखाना है कि ये मैंगो है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस में से आप कमेंट में बताना विच वन विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। फर्स्ट जो है हमारा, जो हम उसको सिर्फ एक मैंगो दिखा देंगे कि ये एक मैंगो है, वो एक येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, वो कुछ भी, उसको हमने इन डिटेल नहीं बताया, जस्ट एक मैंगो दिखाया और उसको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया। अब हम सेकंड केस में क्या करेंगे, 1000 ऑफ मैंगोस दिखाएंगे, जिस केस में हम दिखाएंगे कि ये ग्रीन मैंगो है, ये येलो है, ये बिग है, ये स्मॉल है, ये हमारे ट्री पे लगा हुआ है, ये बकेट में है, ऐसे करके बहुत सारे इमेजेस दिखाएंगे। फिर कटे हुए मैंगो की फ़ोटोज़ दिखाएंगे। तो उस केस में बच्चा ज़्यादा ट्रेंड होगा या कि ऑप्शन 1 में? ऑब्वियस है ऑप्शन 2 में ज़्यादा ट्रेंड होगा, वो अच्छे से समझ पाएगा। अगर उसको हम स्मेल देंगे तो स्मेल से भी समझ पाए कि हम मैंगो का स्मेल ये होता है। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा फीचर इंजीनियरिंग क्या थी। फीचर इंजीनियरिंग मतलब जैसे हमने किसी मॉडल, जैसे मशीन लर्निंग को हम फीचर्स बताते थे उस टाइम में, तो फीचर इंजीनियरिंग कहलाती थी वो। तो जो हम डाटा देने के साथ साथ जो हम फीचर्स खुद बता रहे हैं मशीन लर्निंग को, वो फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है। ये हमने फीचर इंजीनियरिंग देखा आज। फिर उसके बाद डीप लर्निंग क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए। बेसिकली ह्यूमन बायसनेस ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, तो हमने उसको ओवरकम किया। मशीन लर्निंग की एक्चुअली डीप लर्निंग की एक्चुअली ज़रूरत क्या थी, मशीन लर्निंग का क्या फार्मूला था और डीप लर्निंग का क्या फार्मूला था। हम नेक्स्ट जो हमारे डेज होंगे, जो डे 5 और ऑनवर्ड, हम देखेंगे डे 5 में डाटा क्या होता है, डाटा सेट्स क्या होते हैं, लेबल्स क्या होता है, ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है डाटा के अंदर। और मैंने इस सेशन के नीचे मैंने कुछ क्विज़ ड्रॉप किए हैं। मेक श्योर आप उसको अटेम्प्ट करें, और कोई भी इशू होगा या कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करूँ। इन अदर केस मैं उसका कमेंट में ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट हिंदी में अवेलेबल है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।